बिजर्क, जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा बोला जाता है, लेकिन क्या ये असली में इतनी अच्छी है? द आंसर इज यस, इट इज़। बिजर्क उन चुनिंदा मांगाज में से एक है जो नियर परफेक्शन या हम कहीं फ्लॉलेस है। फिनोमिनल स्टोरी, मिस्ट्री और फोर शैडोइंग, म्यूजियम क्वालिटी आर्टवर्क और प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट और अंटैगनिस्ट इन सीनन मांगाज। तुम एक मांगा से जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब कुछ बिजर्क में है। बहुत सारी चीज़ें जो बिजर्क को ग्रेट बनाती है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इसके आर्टवर्क के बारे में। बिजर्क का आर्टवर्क मेरे लिए सेकंड ग्रेटेस्ट आर्टवर्क के मांगा हिस्ट्री में, और सिर्फ एक ही मांगा है जो बिजर्क के आर्टवर्क को मैच कर पाती है या हम कहीं सरपास कर देती है, वो है वेगाबॉन्ड। बिजर्क का आर्टवर्क परफेक्टली शोकेस कर पाता है ये मांगा की मैच्योर थीम को। ये बता देता है कि ये मांगा बच्चों के लिए नहीं है, और हर एक पैनल बनाने के पीछे के एफर्ट्स आर जस्ट इनक्रेडिबल। और हर एक चैप्टर की डिटेलिंग और स्मॉल डिटेल जो ऑथर ऐड करता है पैनल्स में, वो ये जस्टिफाई कर देते हैं कि क्यों बिजर्क के हफ्तों तक चैप्टर्स नहीं आते थे। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ मांगा पैनल्स आपको दिखा पाऊँ स्क्रीन पर। और बहुत लोगों को लगता है कि बिजर्क का आर्टवर्क कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप है, बट वो एक्चुअली नेसेसरी है बिजर्क के लिए, क्योंकि वो बिजर्क के ब्लड और ग्राफिक स्टाइल को फिट करता है, जिससे फाइट सीन बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। एंड रियलिस्टिक इन द सेंस कि आपको लगता है कि फाइट के समय आप वही हो और आप खुद वो फाइट विटनेस कर रहे हो। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बिजर्क को आज तक कोई अच्छी एनिमे एडोप्टेशन नहीं मिली, कॉज इट्स नॉट ईजी फॉर एनिमे स्टूडियोज टू मैच द लेवल ऑफ दिस मांगा। और इसीलिए बिजर्क का आर्टवर्क वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टवर्क है मांगा हिस्ट्री में। और बिजर्क को ऐसे ही ग्रेटेस्ट नहीं बोला जाता बिना किसी अच्छे स्टोरी लाइन के। स्टोरी की शुरुआत बहुत ज़्यादा ऑड सेटिंग में होती है, और बिजर्क का पहला आर्क जो है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देता है रीडर्स के लिए, जैसे क्यों गट्स इतना एग्रेसिव है, क्यों उसके पास वो जायंट स्वॉर्ड है, और ये मॉन्स्टर्स कौन है, और एट द एंड हु इज ग्रिफिट। ये सब क्वेश्चन बिजर्क की शुरुआत से ही रीडर्स के दिमाग में चल रहे होते हैं, जो इंटेंशनली क्रिएट किए गए होते हैं, जिससे शो की स्टोरी, ग्रिपिंग और एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल रखा जा सके। और इसी का इफेक्ट आपको गोल्डन एज आर्क में देखने मिलता है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि गोल्डन एज आर्क इज़ द ग्रेटेस्ट आर्क ऑफ ऑल टाइम इन मांगा एंड एनिमे पीरियड। और ये उन फ्यू मोमेंट्स में से एक है जहाँ पे मैं वन ऑफ दो की जगह सिर्फ द यूज़ करता हूँ, क्योंकि इट इज़ ऑन द टॉप। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क बहुत अच्छे से बेस क्रिएट करता है, और गोल्डन एज आर्क उसी बेस को यूज़ करके टॉप पे चला जाता है। और आज बिजर्क जितना भी फेमस है उसका सबसे बड़ा रीज़न गोल्डन एज आर्क है। आर्क के शुरुआत में हमें पता चलता है कि गट्स कहाँ से आया है, और अभी के करंट मोमेंट तक उसकी लाइफ कैसे बिल्डअप हुई है। गोल्डन एज आर्क को क्वेश्चंस के आंसर दे देता है जो रीडर्स के मन में ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क के वक्त चल रहे थे, और वो भी कुछ इस तरह की रीडर्स रीडी करते जाए वो पर्टिकुलर आर्क को। और हमें ग्रिफिट का कैरेक्टर भी देखने मिलता है, जिसे भी बहुत सारे मिस्ट्रीज के साथ भर दिया जाता है, विच इज़ क्वाइट अम्यूजिंग। और एक चीज़ जिसने इस आर्क को लेजेंडरी बना के रख दिया वो है इक्लिप्स। और बिना इक्लिप्स के बारे में बात किए कोई भी बिजर्क पे वीडियो बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है पूरी स्टोरी का। और उसके बाद गट्स और ग्रिफिट दोनों के लिए चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। और आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट इक्लिप्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन लिटरेचर पीरियड। और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और सैड है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कुछ चैप्टर रीड करने के बाद आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। पूरी इक्लिप्स की सेगमेंट आपको इमोशनल राइड पे लेके जाएगी, एक्साइटमेंट से लेकर एंगर और डिप्रेशन तक। और इसको पढ़ने के हफ्तों बाद भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्टेड रहोगे, और आप इनके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाओगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अ मांगा राइटर कैन एवर अचीव। और बहुत लोग बिजर्क को गोल्डन एज आर्क के बाद छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों को फेक मानता हूँ, क्योंकि गोल्डन एज आर्क के बाद भी बहुत सारे आर्क है जो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आते हैं। और अगर आपको बिजर्क के ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस करना है तो आपको एंड चैप्टर तक रीड करना होगा, क्योंकि कोविजन आर्क के बाद गट्स की कैरेक्टर डेवलपमेंट एक डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। और मिलेनियम फैल्कन आर्क के वक्त गट्स की कैरेक्टर डेवलपमेंट सभी चीज़ों को सरपास कर देती है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क और कोविजन आर्क की शुरुआत में गट्स की सिचुएशन सेम होती है, जहाँ पे उसके पास आगे कोई गोल नहीं होता, और वो स्वॉर्ड भी सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन इक्लिप्स के इवेंट के बाद गट्स को एक्चुअली में एक प्रॉपर पर्पस मिलता है जिसे वो अकम्प्लिश करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि गट्स का कैरेक्टर कितना ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है, और जहाँ पे उसकी दूसरी साइड जहाँ पे वो काइंड है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जिनको वो केयर करता है। और गट्स को थ्रू आउट द स्टोरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट मिलती रही है। और मैं ये वीडियो में गट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ इस ग्रेट कैरेक्टर के ऊपर। और मेरे लिए गट्स इज द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट इन सीन एंड हिस्ट्री, और इसीलिए ये एक वीडियो डिजर्व करता है, और इसके लिए मुझे आपका रिस्पॉन्स देखना है। और इसीलिए ये वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को गट्स के ऊपर वीडियो चाहिए।
और बिजर की स्टोरी टिपिकल वॉरफेयर एरा से स्टार्ट होती है और एक फैंटेसी सेटिंग तक चली जाती है, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं और ढेर सारा मैजिक और वर्ल्ड बिल्डिंग सॉलिड से लेके एक्सीलेंट तक चली जाती है। ना ही सिर्फ फैंटेसी आर्क में वर्ल्ड को एक्सपांड किया गया है, बल्कि हमें डिफरेंट रेसेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे किशन, जिसे स्टोरी में प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। और यही नहीं तो 2 डिफरेंट वर्ल्ड तक बिजर की वर्ल्ड बिल्डिंग चली जाती है। और सिर्फ गट्स ही नहीं है जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट मिली है, बल्कि अनटैगनी जो है ग्रिफिट और साइड कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिलती है। और इसीलिए मैं अभी अगले पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो है कैरेक्टर्स। और जैसे मैंने आपको पहले कहा है, बिजर्क हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटैगनिस्ट इन सीनन हिस्ट्री। गट्स और ग्रिफिट के पैरेलल्स योहाना और टेनमा के पैरेलल्स को टक्कर देने का दम रखते हैं, जो मॉन्स्टर में से है। और गट्स का कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा डीप और लेयर्ड कैरेक्टर है, उसे हम पहले 2-3 आर्क में तो समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम मिलेनियम फैल्कन आर्क पे पहुंचते हैं, तब हमें गट्स के अलग अलग साइड देखने मिलते हैं। उसकी काइंड साइड जहाँ पे उसके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है, और उसकी दूसरी साइड जहाँ पे उसे रिवेंज चाहिए। और उसके रिवेंज की साइड हमें शुरुआत के आर्क से ही दिखाई गई है। और ये चीज़ों को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है बिजर्क आर्मर, जो हमें आगे दिखाया जाता है। और आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थी, लेकिन आई बेट गट्स इज द कैरेक्टर विद द मोस्ट ट्रैजिक लाइफ आई हैव एवर विटनेस्ड। और जिस क्रूएल्टी को गट्स झेलता है, वो देख के तुम खुद को खुशनसीब मानोगे, क्योंकि वो एक्चुअली डेथ से बैटल कर रहा है थ्रू आउट द स्टोरी, विच मेक्स हिम एब्सोल्यूट गोट। सो एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द एंटैगनिस्ट, दैट इज ग्रिफिट, जो इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर है। जहाँ पे हमें मांगा की शुरुआत में वो एक चिल और एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखता है, जो बहुत ज़्यादा काइंड है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन है। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम ग्रिफिट के डिफरेंट साइड को देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क और इविल होती है। हमें वो एक लॉन्ग हेयर गुड लुकिंग गाय की तरह बताया जाता है, जो एक एंजल की तरह है, जहाँ पे स्टोरी में उसे बहुत बार एंजल बोला भी गया है, लेकिन असलियत में बहुत ज़्यादा डार्क और इविल विलन है, जो उसके मोटिव्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ग्रिफिट के बारे में इतना ही बोल सकता हूँ बिना आपको स्पॉइल किए, क्योंकि अगर मैं स्पॉइलर के साथ ग्रिफिट की बात करना शुरू करूँ तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म होने वाली है। और बिजर्क के बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और बहुत लोग नोटिस नहीं करते, वो कुछ ऐसे है कि जब तुम बिजर्क को वापस पढ़ोगे तब तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि बिजर्क में बहुत सारी चीज़ों को तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम उन चीज़ों को वापस नहीं पढ़ोगे। एंड दैट्स हाउ डीप द बिजर्क इज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजर्क के ऑथर मियोरा की डेथ हो चुकी है। But the thing is, the person dies when people forgets about him. But we, the people who are lucky enough to witness his work, will never forget him. So that's why he is alive in our hearts. इसीलिए ये बात से दुखी होना कि आगे कोई चैप्टर नहीं आएगा, इस बात को छोड़ के हमें खुश होना चाहिए कि हम इतने लकी है कि हम उनके वर्क को विटनेस कर पाए। और इसीलिए बिजर्क की मांग अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो चाहिए और ज़रूर पढ़िए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने बिजर्क की मांगा पढ़ना स्टार्ट की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।